we are going to start the paper February March 2025. It's paper 2 variant 2 February March 2025 45 मिनट्स का पेपर है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले the diagram shows the three forces acting on an object. What is the magnitude of the resultant force? वो कह रहा है कि magnitude of the resultant force acting on an object. मैग्नीट्यूड क्या resultant force का? अब सोचो. सबसे पहले resultant force निकालने का तरीका समझो. ये दो जो एक एक्सिस पर है, सबसे पहले इन्हें सॉल्व करो. एक साथ तीनों को सॉल्व नहीं कर सकते तुम, ठीक है, क्योंकि तुम्हें टेक्निक नहीं पता. तो तुम ओ लेवल के हिसाब से चलो. तुम इसको और इस फोर्स को सबसे पहले सॉल्व करो. क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें, इधर देखो. ठीक है, ये आपने बॉक्स बना लिया, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ. ठीक है, और इस पे एक फोर्स आपकी राइट साइड पे लग रही है, एक लेफ्ट पे लग रही है. तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो. राइट और लेफ्ट को सॉल्व करो. तो ये 9 है, ये आपका 1 है. 9 माइनस 1 क्या करोगे, कितना बचेगा, 1. 8 बचेगा. सो 8 तुम्हारी टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, 8 न्यूटन की फोर्स जो तुम्हारी कहाँ हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी. क्लियर है, ये आपकी राइट साइड पे 8 न्यूटन बचेगा. ठीक है, ये 8 न्यूटन हो जाएगा. आपने क्या किया, सिंपल आपने 9 माइनस 1 किया तो 8 बचा. अब ऊपर कौन सी फोर्स बची हुई थी, 6 न्यूटन की थी. तो भाई ये 6 न्यूटन की आपने ऊपर कर दी. ठीक है, आपने 6 न्यूटन की ऊपर कर दी. दिस इज योर 6 न्यूटन फोर्स. सो 8 न्यूटन राइट पर 6 न्यूटन ऊपर. ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा. रिजल्टेंट इसका 10 न्यूटन आएगा. मुझे हिव्स ट्रायंगल ऐसे हिव्स ऐसे ट्रायंगल 6 8 और उसका तीसरा 10 बनता है. वैसे इसका आंसर ये बनेगा. अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. देखो कैसे. एक वेक्टर आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, फर्स्ट वेक्टर इज योर हॉरिजॉन्टल वेक्टर. ये कितना है, ये 8 न्यूटन का है. ठीक हो गई बात. सेकंड वेक्टर आपका वर्टिकल है, तो हेड टू टेल रूल से यहाँ लगा दो. सेकंड वर्टिकल है. पहले वेक्टर जहां पे एंड हो रहा है, दूसरे वेक्टर का हेड लगा दो वहां पर. ठीक है, यानी फर्स्ट वेक्टर का यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके हेड पर सेकंड वेक्टर का जो टेल है इसको खड़ा कर दो ऐसे. क्लियर, ये 6 न्यूटन यहाँ खड़ा हो जाएगा. ये मैंने 6 न्यूटन यहाँ पे बना दिया. दिस इज योर 6 न्यूटन. नाउ रिजल्टेंट बनाना है, तो फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट कर दो. ठीक है, हाउ इट रियली वर्क्स, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. क्लियर. अब आप ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट करो तो आपके पास ये आर की वैल्यू आ जाएगी. बेसिकली ये हाइपोटेनस है, इसको आप एडजेसेंट कर लो, इसको अपोजिट कर लो. सो अपोजिट स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर इनको एड अप करके स्क्वायर रूट लो तो आपके पास हाइपोटेनस आता है. तो ये वैल्यू आपको 10 न्यूटन देगा. इसलिए बी करेक्ट आंसर है. सही है, सेट है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बढ़े आगे. Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रो डिफाइंस स्पीड एंड वेलोसिटी. वो कह रहा है कौन सी रो इसमें स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करेगा. चलो भाई देख लेते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन. डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी को डिफाइन नहीं करता, स्पीड को डिफाइन नहीं करता, वेलोसिटी को डिफाइन करता है. तो ए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया. दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है. दूसरा भी गलत है, स्पीड इन टाइम, उस पर डायरेक्शन आएगी. ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड की दूसरी डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम. बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है. वेलोसिटी में स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है. सो ये है वेलोसिटी की डेफिनेशन. स्पीड विद डायरेक्शन या स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो बोथ आर करेक्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. पढ़ना चाहो तो फिर भी पढ़ लो अपनी तसल्ली के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ शोज. मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, स्टॉप वॉच रखो, फटाफट चलो, तेज तेज चलो. तुमने भी ऐसी करना है. पेपर 45 मिनट्स का पेपर है भाई, 30 मिनट से पेपर करके मुकाओ. इतनी तेज तुम लोग का हाथ चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, और फिर उसके बाद पेपर को रिव्यू करो बैठ के. द ग्राफ शोज द जर्नी ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट. ठीक है भाई, अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट है. अच्छा, which section of the graph shows that the time when the motorcycle is stationary at some traffic light. स्टेशनरी स्पीड 0 है, तो भाई क्या होगा, अंडरस्टूड है. सी उसका करेक्ट आंसर होगा. देखने से ही पता चल रहा है स्पीड उसकी टच कर रही है एक्स एक्सिस को. द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल मोशन ऑफ द मून हैज 1/6 ऑफ दिस वैल्यू ऑन अर्थ. On earth the astronaut has a mass which is 60 kg. Which law gives the mass and weight of the astronaut on the earth and the moon? Sorry. So you know that W equals to mg होता है. तो on the surface of earth क्या होगा, मास क्या है 60 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करो. क्या आंसर आता है जरा बताओ. 60 इंटू 9.8 600 से कम आएगा. 590 के अराउंड आएगा. 590 के अराउंड आएगा. एक कर लेते हैं ना, सी और डी. जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है. 590 के अराउंड आएगा. सो अर्थ पे ये 590 हो गया. तो ये दोनों तो आपके गए. क्लियर, ए और बी तो गए, सी और डी में से कोई एक हो गया. क्लियर, और मास विल नेवर चेंज, तो मास वही रहेगा. क्लियर. अच्छा, मून पे क्या होगा, मून पे भी आपका मास होगा जाहिर है 60 kg. सो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी भी कट गया, डी करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है, मक्सी सही है. यस सर. ठीक है, बाकी ठीक है.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ मटेरियल इज शोन व्हिच पॉइंट इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई स्केल रखिए सीधा करके, जहां से ये मुड़ रहा है बैंड हो रहा है, ठीक है ठीक है, जहां से ये बैंड हो रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है। ए तक सारा कारनामा सही है। इफ यू सी, देखिए देखिए ए तक सारा कारनामा सही है, ये देखें ए तक सबका सब सही है, ए के आगे ये कहानी चेंज हो रही है, ऐसे ही है। सो ए तक सही है तो ए इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका आंसर ए ही होगा आपका। समझ रहे हैं आप? क्लियर? An object of mass 4 kg is moving with a velocity 3 is in a straight line. What is the momentum of that object? 4 into 3, ठीक है, mass times velocity कह लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलिए, तो देखिए सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि अब ये दिमाग की दही वाला क्वेश्चन है, ये आपकी लिटरली दिमाग की दही करेगा, इसको आपने टेक्निकली समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मजे की बात, ए लेवल्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये होता कहाँ इस तरह का सवाल, प्रैक्टिकल रियलिटी में बताऊं तो ऑयल रिग के बारे में सुना है, तेल के कुएं जो शेखों के होते हैं, उन तेल के कुओं की जब एस्टिमेशन करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, बताते हैं बगैर खोदे कि यहाँ यहाँ ऑयल है तो कितना परसेंट ऑयल होगा, कितना परसेंट वाटर होगा, तो उस तरह के ग्राफ जो है वो वहां जाके बनते हैं, इस तरह के ऐसे ग्राफ बनते हैं प्रेशर वर्सेस डेप्थ के। और वहां पे जो लेस डेंसर होता है वो पानी होता है, जो डेंसर होता है सॉरी जो लेस डेंसर होता है वहां पर उन ऑयल रिग्स के अंदर जो लेस डेंसर होता है वो ऑयल होता है, जो डेंसर होता है वो वाटर होता है। इस तरह से सेपरेशन होती है। तो ये देखते हैं कितना परसेंट कंटेंट वाटर है, कितना परसेंट ऑयल है, क्या हमें खोदना वहां से ऑयल निकालना फिजिबल होगा भी कि नहीं, और होगा तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसमें ये ग्राफ मौजूद होता है। तो फिजिकल रियलिटी में ये चीजें बता रहा हूँ, ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऑयलिंग में उसकी ऑयल 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 के लिए जो बोरिंग वगैरह होती है उसमें ये एग्जिस्ट करती हैं, तो कोई हवाई बातें नहीं है ये, तो याद रखना। सब क्वेश्चन देखो, अब इन्होंने उसको सिलेंडर के अंदर डाल के कर दिया, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी वो जो खुदाई होती है बोरिंग की वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है। तो दिमाग में सॉल्व कुछ और कर रहे हो, दिमाग में ये रखो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहां पर मौजूद है। सो अ टॉल सिलेंडर इज पार्टली फिल्ड विद टू लिक्विड्स which do not mix। जाहिर है इमिसिबल है, तो इमिसिबल में कौन कौन से होंगे, लिक्विड में पानी होगा, पानी को ले लो, वाटर ले लो, और नीचे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और ऑयल की डेंसिटी वाटर से थोड़ी कम होती है, ठीक है। अगर वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, सो ऑयल की अप्रोक्सीमेटली 830 या 800 की रेंज में कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। The two liquids have different densities that measure the pressure due to the liquid at different depth, ठीक है। अच्छा, डेप्थ यानी वो यहाँ से मेजर कर रहा है इस जगह से, यानी इनिशियली वो यहाँ खड़ा है और यहाँ से समझो वो इस जगह पर आता है, इस डेप्थ में आता है, फिर यहाँ से वो इस डेप्थ में आता है। क्लियर? जब वो पोजीशन इस ये पॉइंट ए कर लो, बी कर लो और ये सी कर लो, पॉइंट ए पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको वो काउंट नहीं कर रहे, किसी भी ग्राफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं किया जा रहा। सो अज्यूम करो कि पॉइंट ए पे लिक्विड का जो प्रेशर है, ये प्रेशर सारा लिक्विड का है, इन सबको लिक्विड लिखना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जो बच्चा खड़ा है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ी देर के लिए आप जीरो कंसीडर कर लो, जो कि नहीं है, मान लो। तो इस जगह पे वो बच्चा खड़ा हुआ है, इस जगह पे लिक्विड का प्रेशर जीरो है, प्रेशर प्रेशर ऑफ लिक्विड इस जगह पर क्या है, जीरो है, क्योंकि वो लिक्विड के बाहर खड़ा हुआ है, अंदर तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात सुनना, प्रेशर का तुमने लिक्विड का फॉर्मूला होता है रो जी एच, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना। अब ये प्रेशर वर्सेस डेप्थ है, यानी P वर्सेस H का ग्राफ है, और H ऊपर से नीचे मेजर होता है, नीचे से ऊपर मेजर नहीं होता। यहाँ पर जो H मेजर हो रहा है वो ऊपर से नीचे आते हुए डेप्थ है, ये मेजर हो रहा है। सो मैं P और H को एक तरफ कर देता हूँ तो रो जी एक तरफ आ जाएगा, समझना। अब क्या है, ये जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस हाइट का, इस ग्राफ में ग्रेडियंट अगर इस ग्राफ का निकालूं ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट मुझे राइज अपॉन रन देगा। राइज में मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर, और रन में मुझे क्या मिलेगा, रन में मुझे मिलेगी डेप्थ यानी एच, सही है। सो ये अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूं तो ग्रेडियंट मुझे देगा राइज अपॉन रन, राइज में आएगा प्रेशर, रन में आएगा एच, सो पी अपॉन एच ग्रेडियंट देगा। सो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इसको ग्रेडियंट की इक्वल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बोलिए, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। सो ग्रेडियंट जो है इस ग्राफ का मुझे रो और जी की वैल्यू देगा, ठीक है। ये जो ग्राफ्स है, इन तमाम ग्राफ के जो ग्रेडियंट है मुझे रो और जी के प्रोडक्ट देंगे। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इनके प्रोडक्ट देगा मुझे, याद रखना ये चीज। जितना ज्यादा ग्रेडियंट
जी की वैल्यू तो छोड़ दो ना, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना कम ग्रेडियंट उतनी कम डेंसिटी, याद रखना। तो अब जरा समझो, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो है। तो पहली बात, प्रेशर जीरो होने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो तमाम प्रेशर जीरो होंगे। तो इसका मतलब है सी डी उसका करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी दिखा रहा है, जबकि पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये सारे के सारे पॉइंट ए है, ये सारे के सारे पॉइंट ए है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए का है, पॉइंट ए गिरा, पॉइंट ए पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो जीरो है, इसने तो ऑलरेडी प्रेशर दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब ए बी और सी में से एक आंसर, अब जरा समझो, दो लिक्विड है, पहला लिक्विड बी पे, दूसरा लिक्विड सी पे, तो दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है। जब दोनों की ये रो की वैल्यू अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, तो दोनों के ग्रेडियंट भी अलग अलग होंगे। इसने तो सीधा सीधा ग्रेडियंट दिखाया हुआ है, इसका मतलब है कि सी भी इनकरेक्ट हो गया। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैंने बताया ना, ये दो अलग अलग लिक्विड हैं, ठीक है। तो जब दो लिक्विड अलग अलग है तो दोनों की डेंसिटी भी डिफरेंट है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो दोनों के ग्रेडियंट भी डिफरेंट हो गए, सही है। सो यहाँ तो सीधा सीधा लाइन है, तो डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो सीधा ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट कैसे, ग्रेडियंट भी दो होने चाहिए, इस हिसाब से डी सी भी इनकरेक्ट। अब आओ ए और बी पे। अब देखो, ए पे क्या है, पहले ज्यादा स्टीपर दिखा रहा है, फिर लेस स्टीपर दिखा रहा है। इसका मतलब है ज्यादा ग्रेडियंट का मतलब हुआ ज्यादा डेंसिटी, और डेप्थ में जाओगे तो अब ये कम ग्रेडियंट का मतलब है, कम ग्रेडियंट का मतलब कम डेंसिटी, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद है, लेट सपोज कर लो कि आपका क्या है, ये आपका ऑयल है और नीचे वाला वाटर है, और ऑयल की डेंसिटी तो कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम है उसका तो ग्रेडियंट भी कम आना चाहिए। इसका ग्रेडियंट ज्यादा है इसके ग्रेडियंट से, इसलिए ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, आखिरी बचेगा बी। समझ आई। सो बी के अंदर सीन क्या है कि बी में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो ऑयल है, पहले हमने ऑयल एज्यूम कर लिया, कोई भी आप एज्यूम कर लो, लेस डेंस है, तो ऑयल है, तो ऑयल की डेंसिटी कम, तो इसका ग्रेडियंट भी कम, तो देखो इसका ग्रेडियंट कम है। फिर आगे वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, इसका ग्रेडियंट भी ज्यादा, तो वाटर की डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा, उसका ग्रेडियंट भी ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया। आ रही बात समझ में, आ रही है जी बच्चा लोग। टेक्निकल था, समझ आया या यस ऊपर सर। से चला गया, जहाज गुजर गया। 80-20। 80-20। अच्छा क्या नहीं समझ आया बताओ। सर ऑयल ऊपर क्यों है? ऑयल ऊपर क्यों, ऑयल की डेंसिटी कम है, बताया तो। नहीं सर, ऑयल ज्यादा थिक नहीं होता। ना 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 पुत्र, ना, नहीं नहीं नहीं, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम। तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में केचप यूज होता है, बहुत आसान सी बात, कभी देखा केचप से पानी निकल जाता है, तुम क्या फेंक देते हो उठा के केचप, सर कभी हुआ है? साथ मेरे केचप पड़ा है। हाँ, केचप में कभी देखना, केचप पुराना हो जाए तो उसमें से वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है, अक्सर रहता है केचप काफी दिन पड़ा रहा है तो उसमें से पानी निकल जाता है। केचप में दो चीजें होती हैं, ऑयल और वाटर। ये ऑयल और वाटर कभी भी नहीं मिलते, तो उसके लिए एक फूड ग्रेडियंट, एक फूड एडिटिव होता है, उसको हम कहते हैं इमल्सिफायर। वो इमल्सिफायर मिलाते हैं तो ऑयल और पानी मिक्स हो जाता है आपस में, वरना कायनात की कोई चीज पानी और ऑयल को नहीं मिला सकती सिवाय इमल्सिफायर के। इमल्सिफायर इज जस्ट लाइक अ डोनाल्ड ट्रम्प। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान इंडिया के का झगड़ा हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या हुआ, दोनों का झगड़ा खत्म करा के दोनों को दोस्ती करवा दिया, ऐसा ही है, समझ लो। तो इससे इट्स जस्ट लाइक अ डोनाल्ड ट्रम्प, इमल्सिफायर ऐसे ही होता है। इसी तरह पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं करते, वाटर नीचे बैठा होता है, ऑयल ऊपर होता है। तुम छोटा सा काम करो, अपने किचन में जाओ, थोड़ा सा ऑयल लो, एक गिलास के अंदर ऑयल डालो, उसी में पानी आधा गिलास डाल दो, थोड़ी देर बैठो, पानी खुद ही नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, करके देख लो एक्सपेरिमेंट, बात मेरी समझ आ जाएगी तुम्हें। जी सर। सही है, अब क्लियर है चीजें, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, ठीक है। एनीवेज, ये समझ में आ गया तुम्हें ये वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से, अ टेनिस बॉल विद अ मोमेंटम 2.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस क्या कह रहा है, एक सेकंड, इज स्ट्रक बाय अ टेनिस रैकेट, द रैकेट कॉजेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल टू रिवर्स, ठीक है। अच्छा भाई, टेनिस का रैकेट है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये जनाब रैकेट है। अच्छा भाई, हमें भी पता है। अच्छा, ये रैकेट है, वो कह रहा है कि इस पे आ रही है बॉल, और बॉल आके इस पे लग रही है, लग जाए भाई, ठीक है। बॉल आ रही है, बॉल आके इस पे लग रही है, ठीक है। सो जो बॉल आ रही है, बॉल आके यहाँ पे लग रही है, ऐसे लग रही है, यहाँ जाएगी, जाके टकराएगी, टकरा के बॉल पे, जाहिर सी बात है, ठीक है।
यूं टकरा के वापस आएगी। क्लियर? अच्छा, अब सीन क्या है, वो कह रहा है कि बॉल टकरा रही है, बॉल जब जा रही है तो उसका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम कह रहा है कि 2.3 न्यूटन सेकंड। अच्छा, मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड कह रहा हूँ, दोनों यूनिट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। द रैकेट causes the direction of motion of the ball to reverse and the racket exerts an average force of 1500 न्यूटन। क्लियर? वो कह रहा है कि जो रैकेट है उसकी जो फोर्स है दैट इज 1500 न्यूटन और 1500 न्यूटन है। ठीक है? अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, द रैकेट और उस पे बॉल पे इंपैक्ट कर रहा है, द रैकेट एंड द बॉल इज कांटेक्ट विद ईच अदर, ये डेल्टा टी टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव। तो देखिए इसकी डायरेक्शन 2.3 है तो इसके साथ नेगेटिव लगाऊंगा, राइट वर्ड नेगेटिव ले रहा हूँ और लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब सुनिए, अब सवाल सॉल्व होगा। सो फोर्स कितनी है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.0024 इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो नेगेटिव का 2.3 है, तो नेगेटिव का 2.3 हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए 1500 टाइम्स 0.0024, सो ये 3.6 हो जाएगा, और इधर आके दोबारा ये नेगेटिव हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, और ये आपका ये फाइनल मोमेंटम है, पीएफ हो जाएगा। सो ये 1.3 आपका न्यूटन आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है? सो ये ए करेक्ट आंसर बनेगा, करके देख लीजिए। at a speed of 8 meter per second, चलो, kinetic energy store of the car is 32,000. What is the kinetic energy stored in the car when its speed increased to 16 meter per second? ठीक है? जुगाड़ क्या है, kinetic energy is directly proportional to v square. Yes or no? Correct me if I'm wrong. अगर एक ही गाड़ी है, kinetic energy क्या है, v square के directly proportional है। पहले स्पीड 8 थी, फिर फाइनल कितनी हो गई, 16। 8 से 16 का मतलब स्पीड ट्वाइस हो गई, हुई नहीं हुई, डबल हुई नहीं हुई। सो स्पीड ट्वाइस होने का मतलब ये है कि स्पीड 2v का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगी। जी जनाब, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? अब तुम्हारा क्या लग रहा है, यहाँ पर 4 लग रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दी हुई 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करो जी। ठीक है? सो इस हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द सन इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर विच रिसोर्स, किसके लिए कह रहा है कि सन जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है? तो भाई विंड के लिए नहीं है, विंड के लिए नहीं, बल्कि नहीं, विंड भी नहीं, विंड और टाइडल में से एक ऑप्शन है। देखो वेव के तो हो सकता है, ठीक है, अब वेव इसने क्लियर नहीं किया। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेता तो जाहिर है उसकी सोर्स सन है। इसके अलावा जो आपका ऑयल वगैरह है, जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, इनकी सोर्स भी सन ही है कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन फाइनली अगर हम टाइडल और विंड पे बात करें, ठीक है, सो उसमें जो टाइडल है, ठीक है, वो आपकी जो है वो ऑप्शन इसका हो सकता है। ठीक है, विंड में भी क्वेश्चन आंसर्स हैं कि विंड में भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो विंड जो है वो सेटअप होती है, वो कन्वेक्शन करंट की बेस पर है, और कन्वेक्शन करंट की और भी कुछ रीजंस होते हैं, अगर आपको पता है। अगर विंड है उसकी बात करें तो उसमें कन्वेक्शन करंट जो है, नेचुरल कन्वेक्शन की बात करूं तो उसका रीजन सन से आने वाली इंफ्रारेड वेव्स हैं। उनमें आपने पता है कि जो गर्म एयर होती है वो गर्म होती है हीट की वजह से, हीट मिलती सन की वजह से, तो गेम सब पीछे सन ही बैठा है। सो टाइडल जो है, जो टाइड्स आ रहे हैं जिनको कहते हैं, वो उनका रीजन सन नहीं हो सकता। ठीक है, विंड का रीजन सन हो सकता है। अगर मैं कन्वेक्शन करंट की बात करूं तो उसके लिए कन्वेक्शन करंट में जो लेस डेंस एयर होती है वो ऊपर जाती है, डेंसर नीचे बैठती है, लेस डेंसर ऊपर जाती है, जिसकी वजह से हीट अप होने की वजह से, तो हीट मिल कहां से रही है, सन से मिल रही है, तो विंड भी नहीं हो सकती। समझे कहानी, समझे आप या नहीं समझे? ठीक है, तो ये तो इसलिए आखिर में टाइड बचता है, तो टाइडल बचता है, तो टाइडल ऑप्शन। टाइडल का भी हाई टाइड, लो टाइड, सन पे। हाँ, वो जो आप बात करते हो ना कि वो रात में जो समंदर चढ़ा, दिन में समंदर चढ़ा हुआ था, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, सन की लाइट की वजह से नहीं होता, सन की हीट की वजह से नहीं है, वो सन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। वो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा। दैट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आई बात? हाँ, ये है लॉजिक। So question number 11, an experiment is done to compare the rate of the conduction of the thermal energy in metal and plastic zone. दोनों में किया गया। बहुत पुराने क्वेश्चन है, इस तरह के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पहले भी आए। ठीक है, तो जनाब वो कह रहा है कि an ice cube is placed on one end of the each spoon, ठीक है, और ये क्या है, मेटल का, अच्छा प्लास्टिक एक मेटल है, एक आइस क्यूब एक एंड पे रखा गया और दूसरे एंड पे हीट किया गया। ठीक है, सो मेटल वाला वो जाहिर है जल्दी से हीट कंडक्ट करेगा तो ये जल्दी पिघलेगा, प्लास्टिक वाला देर से हीट पहुंचेगी, तो ये जो आइस क्यूब है देर से मेल्ट होगा। ये बनेगा मेरे, हाँ पढ़ लेते हैं। विच रॉ हैज अ करेक्ट प्रेडिक्शन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन? द आइस क्यूब वुड मेल्ट मोर क्विकली ऑन द मेटल स्पून। जी हाँ, ये होगा।
डाइस टू मेल्ट मोर क्विकली ऑन मेटल। ए और बी दोनों ऑप्शन है, सी और डी का है, ठीक है। अब जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर, प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर, गलत है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर, ई सही आंसर है, ठीक है, अंडरस्टूड है। Fourth, to determine the efficiency of four different practical electrical devices, the teacher knows that one student has made a mistake in the calculation. Which value of the efficiency is not correct? हाँ 102%। 102। फैक्ट है ना, 100 से नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉफिट 100 से 102 हो सकता है, प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है, एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। A sample of gas is sealed inside a container of a fixed volume. Fixed volume, ठीक है। और जैसे कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर भी बढ़ता है। Which statement explain why the pressure of the gas increase? देखो, गैस के प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है, बहुत ज्यादा टकराते हैं और एक सेकंड में ज्यादा दफा टकराते हैं, ज्यादा दफा टकराते हैं तो ज्यादा दफा मोमेंटम चेंज करते हैं, ज्यादा दफा मोमेंटम चेंज करते हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ये लिंक है, ये प्रॉपर चैनल है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, जाहिर है ये वो बात करेंगे जो ओ लेविस के हिसाब से ज्यादा बात नहीं करते। सो अब जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली। इसने एक ही बात बोली पहली, मोर फ्रीक्वेंटली, ज्यादा पर सेकंड ज्यादा कोलिजन होता है। यानी अगर ये कंटेनर है, पहले पार्टिकल आराम आराम से टकरा रहे हैं यूं यूं करके, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तेज तेज टकराएंगे, एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। अच्छा ये तो मैं आपस में बता रहा हूँ, वैसे वॉल के साथ ज्यादा होगा। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में वॉल ऑफ द कंटेनर का तस्करा है, आपस में कोलिजन का कोई तस्करा नहीं है, ठीक है। तो वॉल ऑफ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में, फिर कह दूं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलिजन का तस्करा है। तो वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलिजन की जहां तक बात है वो ज्यादा होगा, ज्यादा दफा टकराएंगे एक सेकंड में, इसलिए इनका प्रेशर बढ़ेगा। तो ए ही करेक्ट आंसर है। मास कभी भी इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। कैसे होंगे, आज तुम एक 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 गिलास पानी जो एक बोतल में छोड़ के जाओ, कल आओगे 2 गिलास पानी हो जाएगा, शाबाश। या गैस के साथ ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता। अभी तुम लोग घरों में, मतलब तुम्हारे घर में अगर सिलेंडर चल रहा है वो गैस के लिए, तो आज माशाल्लाह 4 किलोग्राम छोड़ कर गया गैस, रात में आए तो 10 किलो की हो गई माशाल्लाह। पता नहीं कौन बैठ के गैस भर रहा है उसमें, कहाँ कहाँ से भर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये कहानियां हो नहीं सकती। द टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीज होगा, ये भी गलत है, सारे ही गलत है एक को छोड़ के। A student does an experiment to determine the specific heat capacity of a metal block. She records the following measurement: energy supplied, जो कि sensible heat है, initial temperature TL, low temperature, final TH, mass of the block M, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। What is the specific heat capacity of a metal block? मेटल ब्लॉक की -4 में कभी भी नहीं होती भाई, इतनी कम नहीं होती मेटल की, गलत है। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। कॉपर में सबसे कम मेरे ख्याल में एल्युमिनियम की होती है, वो भी एल्युमिनियम की या कॉपर की होती है, वो भी 380 400 के करीब होती है, ये 180 भी बहुत कम है, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है वो ये 800 वाली बात लग रही है। बहरहाल चले करके देख लेते हैं, हो सकता कॉपर की 380 390 की वैल्यू होती है, नियर टू 400 होती है जो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आओ जरा निकाल के देखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। सो Q क्या है, 12,000 डिवाइडेड बाई मास कितना है 0.6 किलोग्राम इंटू 45 माइनस 20। कोई मुझे बताएगा आंसर क्या है, मल्टीप्लाई बाई 300 ही है। मुझे तो एक्चुअली वैल्यूज याद है थोड़ी थोड़ी, तो उससे मैंने प्रिडिक्ट किया था ये आंसर होना चाहिए, डी फिर करेक्ट आपने एंड आंसर। में 25 के साथ मल्टीप्लाई किए? नहीं ना, नीचे नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया ना, अच्छा, नीचे ही किया ना। आप डिवाइड कर दो 2 बार, पहले 0.6 से डिवाइड कर दो, फिर 25 से डिवाइड कर दो, तो भी आंसर यही आएगा, 800 ही आएगा, सही है। अ मेटल ब्लॉक इज लेफ्ट ओवरनाइट इन अ कूल स्टडी रूम, ठीक है। एक मेटल ब्लॉक को जो है वो एक ठंडे और एक इस तरह के एनवायरनमेंट में स्टडी रूम में रखा गया। इन द मॉर्निंग द मेटल ब्लॉक इज मूव इनटू द वार्म सराउंडिंग, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मेटल ब्लॉक इज करेक्ट इन द मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, इन द मॉर्निंग, ओके फाइन। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मेटल ब्लॉक इंक्रीजेस, जाहिर है जब उसको आपने एक वार्म एनवायरनमेंट में रखा तो वो हीट लेगा तो जाहिर है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सेंसिबल हीट उसकी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज होगी, कि वार्म एनवायरनमेंट है, वार्म का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। आप सुनो, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आ रही बात समझ में। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द पार्टिकल्स व्हिच आर इन ट्रांसलेटरी मोशन, ये उनकी बात हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है।
सो देखो जब वार्म एनवायरनमेंट में रखा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब है एक ही इसका करेक्ट आंसर है, पढ़ लो तुम, इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा, वार्म एनवायरनमेंट में रखा है, पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सारे ही गलत है। अब फिक्स मास ऑफ अ गैस is contained within a sealed syringe at a pressure of this, ठीक है, फिक्स मास। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, the plunger is slowly moved until the pressure is 80 kilopascal। so ये इसका इनिशियल प्रेशर होगा, ये इसका फाइनल प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक है, the volume of the gas is 50 centimeter cube, volume of the gas 50 है। the temperature of the gas does not, what is the volume of the gas before plunger is moved, so ये इसका फाइनल वॉल्यूम होगा और इनिशियल वॉल्यूम बेसिकली वो पूछ रहा है। अच्छा जब आप 80% पे चले गए तो 80% का मतलब ये हुआ, ठीक है, आप 20% रिड्यूस हो गया तो वहां से 20% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गई बात, तो आप निकाल लें P1 V1 equals to P2 V2, we have to separate V1, we have to calculate V1, so P2 V2 upon P1, P2 कितना दिया हुआ है, P2 है 80। ठीक है, मैं किलो को सबको इधर किलो पास्कल में सिर्फ K लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा, टाइम सेव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय V2 कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन हो गई, नीचे P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 100 और किलो पास्कल का K लिख दिया, K से K कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, A5 40, P इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रही बात समझ जी बच्चे लोग, समझ आया? यस सर। The diagram shows more energetic water molecules escaping from the surface of the liquid. Evaporation का process है। What is the process is called? Evaporation. More energetic particle जो surface से वो उड़ जाते हैं और उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। जो नीचे होता है उसका टेम्परेचर कम, उसकी एनर्जी कम। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब नहा के निकलते हैं, स्विमिंग पूल से नहा के निकलने की बात नहीं कर रहा मैं, नहा के निकलने की बात कर रहा हूँ। जब आप निकलते हैं तो आपके जिस्म पर वाटर की लेयर होती है, तो अब तो अपर लेयर उड़ जाती है, एवापोरेट करती है, नीचे वाली लेयर जो है वो उसका टेम्परेचर कम, उसकी एनर्जी कम, इसलिए ठंडक का एहसास होता है, एवापोरेशन है। ठीक है, एंड अ हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स थर्मल रेडिएशन। ठीक है, टेम्परेचर ये तो है ना, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ हीट या रेट ऑफ इमिशन या रेट ऑफ हीट इमिशन, हीट इमिशन। ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे तो रेट ऑफ हीट इमिशन ये होता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, A2 के अंदर ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये पर यूनिट एरिया पे बात करता है, मैं अभी एरिया की बात नहीं कर रहा। ठीक है, पहले इन्होंने कर ही दी, चलो और अच्छी बात है, इन्होंने कर दी। दूसरा ये कि रेट ऑफ हीट इमिशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया होगा तो रेट ऑफ हीट इमिशन भी इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विच नॉट डिस्क्राइब द टू चेंजेस दैट बोथ रिड्यूस द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। टेम्परेचर कम कर दो ये कम, एरिया कम कर दो ये भी कम। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका डी आंसर होना चाहिए, रिड्यूस और रिड्यूस दोनों कम करोगे तो रेट ऑफ इमिशन कम हो जाएगी। फाइनली समझ आ रही बात, क्लियर? वैसे कि ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है, उसी को हम अप्लाई कर रहे होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी, रियल बॉडीज के अंदर भी। अब ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि क्रिस गेल की बात हो रही है, सनत जयसूर्या की बात हो रही है या गैम्बिया की शहजादी की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल, ओके फाइन, ओके, ठीक है, द स्पीड ऑफ द वेव डज नॉट चेंज, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बट हैपेंस टू द वेवलेंथ। अच्छा फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी को 2f कर दिया और स्पीड आपकी कांस्टेंट है, वो कह रहा है वेवलेंथ के साथ क्या होगा। देखो इक्वेशन हमेशा फुलफिल होगी, आपने फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दिया, स्पीड कांस्टेंट है तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हर हाल में फुलफिल होगी, हर हाल में। तो अगर वो कह रहा है कि स्पीड आपकी क्या है, इफ ही सेज एक स्पीड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, तो लाजमी वेवलेंथ आधी होगी ताकि ये और ये कटे और इक्वेशन दोबारा से v इक्वल्स टू f लैम्डा बन जाए। आ रही बात समझ में? इस वजह से वेवलेंथ हाफ होगी। सो आपने लिखना है कि वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। ठीक है, 19 का 19 का डी का करेक्ट आंसर है, ये लॉजिक लगानी है आपने। Which statement about ultrasound is correct? It has higher frequency than audible sound and it is a longitudinal wave। मुझे तो भाई इसका ए ही लग रहा है आंसर और कुछ भी नहीं है। ये 20 above 20 किलोहर्ट्ज होती है,
इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है अबव 20 किलोहर्ट्ज होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जाहिर है साउंड वेव जो है वो इनऑडिबल वेव होती है जो आप सुन नहीं सकते, ठीक है। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और ऑडिबल रेंज से ज्यादा होती है ह्यूमन ऑडिबल रेंज से। आ गया, which statement about the image produced by a plane mirror is not correct। नॉट को मैं अपनी आसानी के लिए इनकरेक्ट कर देता हूँ, यानी गलत है ना, नॉट करेक्ट नहीं गलत, ये हमें कंफ्यूज कर देता है। सो मैं कहता हूँ कौन सी गलत है ये बताओ। तो इमेज इज रियल नहीं, वर्चुअल होती है, आईने के अंदर इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज ए इसका करेक्ट आंसर है, बाकी तो छोड़ दो। अपराइट तो जाहिर है वो इनकरेक्ट पूछ रहा, अपराइट तो अपराइट ही होती है, सेम साइज होती है, सब सही है। A ray of light is incident on a boundary between air and water, ठीक है, और एयर और वाटर यानी कि एक वाटर है, ठीक है ये, और इस पे ये इसकी बाउंड्री है सपोज दैट, और यहाँ पर ये जो है वो लाइट की रेज है वो टकरा रही है, ठीक है, ये लाइट की रे जो है वो ऐसे टकरा रही है सपोज दैट, जाहिर है वो आगे बैंड हो जाएगी, नॉर्मल के करीब हो जाएगी, यू नो दैट दिस इज नॉर्मल, ठीक है, एंड दिस इज यू नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। ये मैंने इमेज आपको एक इमेज बना दी है। अंडर विच कंडीशन इज द रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अच्छा वो कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, अब ये नहीं कह रहा कि अंदर से बाहर आ रही है बाहर से अंदर आ रही है। सो मैं काम करता हूँ, अभी तो मैंने एज्यूम ये किया था कि जनाब वो बाहर से अंदर आ रही है, अब मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि नहीं जी ये जो लाइट है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे जा रही है। वो कह रहा है किस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर ये एंगल मैं बढ़ाना शुरू कर दूं, लेट्स सपोज इस एंगल को मैं ये बढ़ाना शुरू कर दूं, ये एंगल भी कम हो जाएगा, इसे बढ़ाऊं ये भी कम हो जाएगा, एक वक्त आएगा ये एंगल मैं इतना कर दूंगा कि ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, यानी उस वक्त इस एंगल को क्रिटिकल कहेंगे। अब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से एंगल आपने, यानी क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा भी और बढ़ाया, आप लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, क्लियर। सो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। अंडर विच कंडीशन इज द रे ऑफ द लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। इसको पूरा बोलना चाहिए, तो पढ़ो। द रे इनिशियली इन द एयर, कभी कभी भी याद रखना एयर से यानी लेस डेंसर से डेंसर आते हुए कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा डेंसर से लेस डेंसर जाते हुए होता है। इस हिसाब से ए और बी तो गए, टाटा बाय बाय। वो कह रहा है वो इनिशियली एयर में थी, एयर में नहीं होगी। अब वो क्या कह रहा है, द रे इनिशियली इन वाटर, ये ठीक है, इनिशियली इन वाटर ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द वाटर एयर बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत सारे हैं, क्रिटिकल एंगल से कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए सी गलत है। द रे इनिशियली इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन द वाटर एयर बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिस्टल क्लियर बात की है, डी करेक्ट आंसर है इसका। कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू मेक एन इमेज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, और विच टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, अंडरस्टूड है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। आप चाहें तो आप खुद भी कर लें, इसके सेंटर से आप गुजारें, इस तरह से कुछ रेज है वो इमेज बनेगी, और ये जो कैंडल है ये आपकी पूरी उलट के ऐसे अपसाइड डाउन आपकी इधर बन जाएगी, क्लियर। सो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, देख के इसका आंसर आ रहा है ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। आगे चलते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू मेटल स्फीयर, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको किसी स्फीयर के करीब ले गया, व्हेन इमेज इजंट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जी। तो यहाँ पर वो तो कह रहा है इमेज ऑन द स्क्रीन बन रही है, वो तो कह रहा है ऑन द स्क्रीन बन रही है, और स्क्रीन आप ला रहे हो, स्क्रीन हटा तो हवा में इमेज बनेगी, उसे देखोगे कैसे, आंखों से देखोगे। वो कह रहा है एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, इज ब्रॉट नियर टू द मेटल स्फीयर, वो कह रहा है मेटल स्फीयर के करीब लेके आए, ओके ओके। परिनीत वाला, परिनीत नाम है ना उसका, क्या नाम है बताओ यार, तुम लोग क्या पता नहीं, तुम लोग मीम्स वगैरह देखते नहीं हो इतने सीधे। अच्छा ये रॉड लेके करीब आया, जैसे रॉड लेके करीब आया तो देखो क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज करीब करीब आ जाएंगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल करके दूर हट जाएंगे, ऐसे होता है। सो अब पढ़ते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द मेटल स्फीयर, अ पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल स्फीयर क्लोजेस्ट टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव करीब आ गया, नेगेटिव दूर चलेगा। अब तुम
अब सवाल, व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन इज इन द स्फीयर, ठीक है, आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज रॉड, गलत। इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होकर दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर आर रिपेल बाय द नेगेटिवली चार्ज रॉड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई यही सही आंसर है। अब इसमें मैं क्या बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर दूर चलेगा, दैट्स ऑल। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर करीब आ गए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी, एनर्जी की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और वर्क डन की टर्म में भी। सो तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, ये पता है तुम लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा। अच्छा ये मैं मजाक करता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगे तो 2 रोटी कम खा लेना, ठीक है? नहीं सर, वैसे ऐसी बात भी नहीं है। आम ज्यादा खा लेना, वैसे भी आजकल आम आए हुए और शर्म तो आती नहीं कि पूछ ले सर आम खाएंगे आप, सही सर जाए। भेजे। रिजल्ट अच्छा है तो फिर खिलाना, अभी अभी नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, पर रिजल्ट अच्छा रहा हो तो मेरे लिए काफी है। सर मैं आपको कह रहा हूँ भेजे। मैं भेजू? अच्छा अच्छा अच्छा। आम के सर बागान में तो अच्छे तुम्हारे, मिल जाएंगे। आम के बागान तुम्हारे। नहीं अभी सर, हमें खुद ही पता नहीं कैसे नसीब होते। या वैसे एक बार सही कह रहे हो, सिंध में सिंधड़ी आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आम है, सबसे बेहतर आज मैं लाया हूँ। इस दफा काफी महंगे हैं, लेकिन नो डाउट सिंधड़ी आम जैसा आम नहीं है। सिंधड़ी आम बहुत प्यारा आम होता है, बहुत लजीज होता है। शेक वगैरह उसके नहीं बनते, उसके जो है वो आप वो बनाते हो, काट के खाते हो उसको, ये वाला सीन है। एनीवेज चले, अब जरा इधर देखो। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर आर रिपेल्ड बाय, सॉरी ये तो हो गया। अब ईएमएफ क्या है इसको समझो, देखो भाई सीन सुनो, सीन सुनो, होता क्या है कि यहाँ पर बैटरी में एनर्जी होती है केमिकल, सुनो, केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल। वायर में होती है इलेक्ट्रिकल। अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी लेके चलेगा कौन वायर के अंदर, बताओ? कोई तो चलेगा ना, कोई लेबर तो चाहिए ना, कोई बंदा तो चाहिए जो एनर्जी लेके जाए। सो भाई वो जो होता है वो चार्ज होता है, कूलम चार्ज, क्लियर? अब होता ये कि सुनो, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर हो रही है। और वो एनर्जी मिल रही है किसको, मिल रही है एक कूलम चार्ज को मिल रही है, एक चार्ज को वो एनर्जी दी जा रही है ताकि वो एनर्जी ले लेके सेल में चले। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफॉर्म पर कूलम चार्ज। मिसाल के तौर पे इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मिसाल के तौर पे अगर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट का मतलब है ये जो एक चार्ज, एक कूलम चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर 1 जूल की एनर्जी का पैकेट मौजूद है और ये वो लेके चल रहा है, सही है? 1 जूल की एनर्जी का, तो कह रहा है द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सेल इन मूविंग चार्ज अराउंड द सर्किट, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर बाय द सेल इन मूविंग चार्ज अराउंड द सर्किट, ये हो सकता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ से, केमिकल से, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। और ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज सर्किट में चलेगा, पूरे सर्किट में घूमेगा, वापस आएगा एनर्जी जाया करके, खर्च करके, ठीक है। तो ये बिल्कुल ए पार्ट है, इसका सही आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब आओ, a resistor of resistance R is connected to the battery of electromotive force V. There is a current in I resistor. Power P is dissipated by the resistor in the time T. The energy transfer is E. Which expression is correct? अरे कौन सी एक्सप्रेशन ठीक है भाई? ए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम और पावर का फॉर्मूला होता है वी आई टी। सो ए करेक्ट है, ये सब इनकरेक्ट है। इसमें स्क्वायर लगा दो तो ठीक हो जाएगा। A copper wire of the length 80 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यार ये बड़ी बदतमीजी है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। चलो इस 80 सेंटीमीटर को मैं 800 मिलीमीटर कर देता हूँ, चलो भूल जाओ, पहले सबके यूनिट सेम कर दो। 800 मिलीमीटर का वायर है, उसका एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है, हैज द रेजिस्टेंस आर, उसकी रेजिस्टेंस आर है। विच लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी आधा। सर तो लेंथ अब ऑफ हुई होगी। हाँ हाँ देख लेते हैं। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, नहीं एरिया डबल कर दिया ना तो आर वो सेम रखना है, एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस आधी हो जाती है, ठीक है। एरिया डबल करने से सर रेजिस्टेंस आधी हो जाती है, तो उसके काउंटर करने के लिए लेंथ को आपको डबल करना पड़ेगा ताकि रेजिस्टेंस दोबारा वो हो जाए। तो लेंथ मेरे हिसाब से आपकी 800 का डबल 160 सेंटीमीटर आनी चाहिए मेरे हिसाब से, करके देख लेते हैं। अच्छा पहले लेंथ पे चलते हैं, इसको लेंथ को एक तरफ करते हैं, तो आर ए अपॉन के हो गया, सही है? यहां तक समझ में आ गई बात?
आर तो कांस्टेंट है, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब सुनो, पहला का एरिया कितना है, पहले का एरिया कितना है 0.2, ठीक है। दूसरे का एरिया कितना है, हाफ है ना, तो दूसरे की लेंथ भी हाफ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? पहले का सॉरी नहीं, 0.2 नहीं, हाफ नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, डबल है बॉस, डबल है। इंसान हूं, गलती कर सकता हूँ। 2a है, ठीक है। यहाँ से इसको देख लो। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस जो फॉर्मूला था उसमें r इज इक्वल टू के एल अपॉन ए था, l को एक तरफ कर दिया, k कांस्टेंट है, r वैसे ही कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर दिया। अब देखो, अब सीन समझने की कोशिश करना। अब क्या है कि भाई एरिया यहाँ पर कितना हुआ, ट्वाइस हुआ, तो यहाँ पे लेंथ भी ट्वाइस हो जाएगी, खत्म, ठीक है। सो एरिया ट्वाइस हुआ ना यहाँ पे, तो लेंथ ट्वाइस। अब पुरानी लेंथ क्या थी, 80 सेंटीमीटर था, मैंने कहा था काट दो, मिलीमीटर में कर दो, जरूरत नहीं है, उसी में रखो। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 160 आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट है। और इसका अगर शॉर्टकट, अगर एक्चुअल मेथड अप्लाई करना चाहो तो एक्चुअल मेथड बहुत ज्यादा लंबा है, फायदा नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये तो तुम्हें फंसाएगा। 4 identical resistors are connected to a battery as shown. Each resistor has a value of 120 ohm. सब 120 के हैं, सब किसी का यूनिट नहीं लिख रहा मैं, ये भी 120 है। कह रहा है कि if R4 is removed, R4 को रिमूव कर दें, what is the effect, which effect does moving this resistor having an effective resistance of the circuit, total effective resistance पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज तो देखिए, सबसे पहले ये चार लगे हुए हैं, तो इन चार की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इनको, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक और सर्किट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है, इन चारों को, इन तीनों को एक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए इनका रिजल्टेंट क्या निकालेंगे आप, इन 120 का रिजल्टेंट क्या निकालेंगे? तो जब भी कभी 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर पैरेलल में इक्वल वैल्यू के लगे हुए हो, तो आपने डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने के लिए इनका सिर्फ इनका डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने के लिए जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर कर दें, वो 3 है तो ये 40 आ जाएगा। सो ये 40 ओम्स हो जाएगा, क्लियर, इक्विवेलेंट इनका। और ये ऑलरेडी कितना है, ये 120 है, क्लियर। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बच्चे, बच्चों आई? अब आई, अब इन दोनों को आपस में ऐड करके एक बनाओ ये सीरीज में, तो 120 प्लस 40 कर दो तो 160 हो जाएगा। सो अब जो फाइनल जो रजिस्टर आपको लगेगा वो 160 लगेगा, क्लियर है। फाइनल जो आपका रजिस्टर लगेगा दैट इज 160, वो 160 का लगेगा। सो यू हैव, यहाँ पर तुम्हारे पास ये 160 हो जाएगा, क्लियर। अब एक काम करो, अब ये वाला आखिरी वाला रजिस्टर हटा दो, वो यही कह रहा है ना कि आखिरी वाला हटाओ, तो आखिरी वाला हटा देते हैं। चलो भाई हट जाओ तुम, चलो शाबाश, गंदे बच्चे, पढ़ो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारी काफ से कच्ची है, ठीक है। अब इसको हटा दिया आखिर वाले को। अब ये कितना बचा, 120 के 2 है, ओहो ओ माय गॉड, 120 के 2 बच गए। तो इसका मतलब है अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे ये लेफ्ट साइड पे, तो 120 के 2 है, अब 2 रजिस्टर है, सो 120 डिवाइड बाई 2 तो 60 ओम का रिजल्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर अब ये 60 ओम का बचेगा, ठीक है, हाफ कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 160 हो गया, अब जी अब इसका रिजल्टेंट करो तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर रिजल्टेंट 180, यहाँ पर आ रहा है 160, तो अब चेंज पता करो दोनों का, तो ये 180 माइनस 160 करो तो ये 20 ओम, 20 ओम ये बढ़ा है कि कम हुआ, तो जवाब है इंक्रीज हुआ है। तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 20, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आई बात या नहीं आई जी बच्चा पार्टी, समझ आया? 20 ओम बढ़ा है, तो ये मैंने बनाया है, तुम्हें दिमाग में करना है सारा काम, सबका सब यहाँ करना है, क्लियर। भाई तुम कर सकते हो, तुम्हें पता है कि डिवाइड बाई 3 करने से ये दिमाग में करो, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 120 करो 160 हो जाएगा, ये रख लिया। फिर ये डिवाइड बाई 2 होगा, 60, 60 प्लस 120 करो तो ये 180, 180 माइनस 160, 20 ओम इंक्रीज हुआ, ये जबानी कर सकते हो तुम, ठीक है। द रजिस्टर इन द सर्किट shown are identical, शाबाश, सब आइडेंटिकल है। The reading on voltmeter V2 is 1.5, V2 पे 1.5 वोल्ट, और A2 की रीडिंग 0.5 है, A2 का है 0.5 एम्पियर, A3 की 0.25, A3 का है 0.25 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, what are the readings what are the reading
ऑन A1। सबसे पहले तो A1 की रीडिंग और V1 की रीडिंग। अब सुनो भाई, ये यहाँ से जा रहा है A3, जब A3 यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ तक पहुंचेगा तो 0.25 एम्पियर करंट ही होगा। ये आगे जाएगा तो 0.5 एम्पियर होगा। आगे जाके ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर होंगे, जो यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और यहाँ आपको 0.75 एम्पियर ही मिलेगा। यहाँ से आके फिर डिवाइड हो जाएंगे, 0.5 इधर जाएगा, 0.25 इधर जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएंगे। सो A1 की रीडिंग 0.75 है, ये दोनों का है। ठीक है भाई, और ठीक है, व्हाट इज द चेंज करंट द प्राइमरी कॉइल? प्राइमरी कॉइल ये रहा, तो प्राइमरी इसमें करंट डिक्रीज हुआ है तो इसमें भी तो करंट डिक्रीज होगा। बिल्कुल दोनों का रेशियो सेम होता है, IP अपॉन IS का रेशियो सेम रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये सेकेंडरी में आपने करंट डिक्रीज किया है तो प्राइमरी में भी करंट डिक्रीज होगा, दोनों में ही करंट डिक्रीज होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि अगर आप इसका रेशियो पढ़ो तो IP अपॉन IS इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, खुद ही ठीक कर रहा हूँ, सही है सिर्फ ये। तो इस हिसाब से ये तीनों रेशियो बराबर है, तो ये रेशियो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ करंट डिक्रीज किया है तो वहां पे जो प्राइमरी है उधर भी करंट डिक्रीज होगा, दोनों इक्वल रेशियो से डिक्रीज होगा। इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है इसका। An electrical device changes the voltage of an electrical supply from 240 to 20 volt AC. Transformer है step down. An AC generator is set up so that the coil of the device perpendicular to the magnetic field. Vertical position पे होगा, यहाँ पर ये horizontal position पे होगा, यहाँ पे फिर vertical position पे होगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यानी कि ये A है, ये B है, A B हो गया, यहाँ पर ये B हो गया, ये A हो गया, फिर B नीचे हो गया, A ऊपर हो गया, उसके बाद ओके A इधर B इधर, सबर A राइट पे आएगा, B इधर आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि ग्राफ प्रोड्यूस किया गया EMF का टाइम का, विच सेक्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ 3/4 ऑफ द टर्न। 3/4 ना, मेरे हिसाब से तो R होना चाहिए, O से लेकर R पे एंड होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ सही है, C करेक्ट आंसर है, सही तो है 3/4। अब इसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं थी यार। देखो भाई 3/4 का मतलब 3/4 साइकिल खत्म, तो ये पूरी साइकिल यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होनी है, दैट्स ऑल। यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होनी है पूरी साइकिल 360 डिग्री। हाफ साइकिल 3/4 90 डिग्री फर्दर ऐड कर लो तो 270 डिग्री हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये ओ ये बनेगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं थी यार, हमने सोचा। खैर अच्छा है, कुछ काम ही हो जाएगा। द यूरेनियम 92 to 38 डिकेज टू फॉर्म थोरियम TH। ये मेरे ख्याल में थोरियम जो होता है अल्फा निकल रहा है ना, तो ये 90 होता है और ये 234 होता है। बाय एमिटिंग अल्फा द थोरियम फर्दर डिकेज टू प्रोटैक्टिनियम बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल। अच्छा भाई, प्रोटैक्टिनियम का कुछ भी सिंबल हो, हम इसको सिंबल को एक्स ले लेते हैं और उस सिंबल में वो कह रहा है कि फर्दर बीटा निकल रहा है, बीटा नेगेटिव निकल रहा है +1 जी। तो बीटा से ये क्या हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा और जाहिर है कि ये 234 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा। विच लॉ गिव्स एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द प्रोटैक्टिनियम 91 और 234। सी करेक्ट आंसर है, वो तो चेंज नहीं होगा। विच लॉ shows that what happens to the nucleus decay by emitting beta particle. So बीटा पार्टिकल, अच्छा इनका बीटा पार्टिकल का मतलब होता है बीटा नेगेटिव। एक और बीटा होता है जिसको बीटा पॉजिटिव कहते हैं, वो आप ए लेवल्स में पढ़ेंगे, वो होता है बीटा पॉजिटिव, उसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो दो बीटा होते हैं, अभी सिर्फ ओ लेवल्स में बीटा नेगेटिव है, जहां जहां बीटा बोले इसका मतलब बीटा नेगेटिव है, दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि विच रो शोज व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होता है? सो बीटा पार्टिकल का मतलब है नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। अ न्यूट्रॉन चेंजेस द प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एक सेकेंड, अ न्यूट्रॉन चेंजेस टू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं आप, बीटा निकल रहा है ना साथ में, इसको ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, ठीक है आप कह सकते हैं। अ न्यूट्रॉन इज चेंजेस टू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एमिटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका, कह सकते हैं आप। क्योंकि देखो ये जो बीटा पार्टिकल होता है ये भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन तो शेल में घूम रहा होता है, जो बीटा पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है ना, कितनी अजीब सी बात, न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, तो ये वाली बात है। तो विच प्रिकॉशन does not always reduce scientist exposure when working with the source of ionization. Which precaution
does not always reduce. The scientist exposure when working with the source of ionizing radiation, वो हमेशा उनके मयार पे पूरा नहीं उतरता, ये समझ लो। वो कहना चाह रहे हैं कि जब भी वो सोर्स ऑफ रेडिएशन यानी यूरेनियम वगैरह के सामने खड़े हो या किसी रेडियोएक्टिव सोर्स के सामने खड़े हो, तो वो हमेशा उनके एक्सपोजर को रिड्यूस नहीं करता, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज, ये बात है, ऐसे ही है। तो इंश्योरिंग द साइंटिस्ट only work with the source of radiation that have long half lives। नहीं भाई, long ये half life काम है तो तबाह हो जाएगा। नहीं उस देखो, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक, यानी कि एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। एक लॉन्ग टर्म आपको नुकसान है, जैसे प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, मैं पी रहा हूँ, आप ना पिए, ठीक है। इस तरह से है कि प्लास्टिक की चीजों को कम से कम, नैनो पार्टिकल शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके साथ प्रॉब्लम होगा। इसी तरह जो आप लोग वो प्लास्टिक की पैकिंग में चिप्स वगैरह खाते हो ना, लेस वगैरह नहीं खाया करो, इनके नैनो पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं और वो स्टोर होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होता है, कार्सोजेनिक होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नुकसान आता है, लेकिन नुकसान तो है ना। तो ये यही तो कह रहा है कि नुकसान है, हमेशा रिड्यूस नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा अगर लॉन्ग हाफ लाइफ हो, तो लॉन्ग हाफ लाइफ का क्या मतलब है? बीटा पार्टिकल अगर पहले 10 सेकंड में बरामद हो रहा था, अब हो सकता है 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 दिन में, 4 दिन में, 25 दिन में, 1 लाख साल में निकले। पहली हाफ लाइफ उसकी लाख साल में है, क्या पता, लेकिन आएगी तो ना। और उस वक्त आप खड़े हुए तो आपकी बॉडी में जाएगी, और आपकी बॉडी में जाएगी तो म्यूटेशन कॉज करेगी। म्यूटेशन का मतलब आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेगी, ठीक है। फिर आप भी वही टेढ़े मेढ़े, आपकी नाक इधर, कान इधर, मुंह इधर, जैसे वो जैपनीज पैदा होते हैं अजीब अजीब, तो आप भी वैसे ही होंगे। या वो इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पे वो यूरेनियम निकलता है? झारखंड में एक जगह है बड़ी मशहूर, मैं उसका गांव का नाम भूल गया हूँ। वहां आज तक जितने भी लोग, सबसे ज्यादा यूरेनियम मतलब निकलता है उस रीजन में, वहां से निकालते हैं। तो आज तक वहां जितने भी लोग हैं वो बेचारे वो ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, जैसे कि आपका हिरोशिमा नागासाकी वाला मामला है इंडिया में। सर अच्छा, विशेष क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका ए करेक्ट आंसर। 37, a detector is placed near a radioactive source and a record a count rate of 700 counts per minute, ठीक है। 700 काउंट पर मिनट है, ये उसने रिकॉर्ड किया डिटेक्टर ने। हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 8 मिनट। एवरेज बैकग्राउंड काउंट इज 60। व्हाट इज द काउंट रेट मेजर्ड बाय द डिटेक्टर आफ्टर 16 मिनट? सुनो, 700 वो काउंट कर रहा है, 60 का बैकग्राउंड रेडिएशन है, क्या मतलब जरा समझो। मैं फिगर बना के समझाऊं या आ जाएगा समझ? जी बच्चों, देखो भाई, सर आगे समझ। ये मशीन है, अब ये आपका गीगर मुलर ट्यूब है, आगे आपने ये सोर्स रखी हुई है, सोर्स से निकल के जो वैल्यू आप तक आ रही है, जो मेजर कर रहा है वो कर रहा है 700 काउंट्स पर मिनट। लेकिन इसमें बीच में फुप्पो आ रही है, वो भी अपनी रीडिंग डाल रही है। वो फुप्पो कौन है? वो बैकग्राउंड काउंट है 60, ठीक है। फुप्पो, फुप्पो रेडिएशन कहता हूँ, बैकग्राउंड रेड, यानी हर जगह टपक जाती है, घर का खर्चा बढ़ा देती है, ठीक है। सो अब इनको निकालो, सबसे पहले पता लगाओ ये निकाल कितना रहा है। अभी तो पहुंच कितना रहा है वो पता लग रहा है, तो सबसे पहले एक्टिविटी चेक करो। एक्टिविटी कहलाती है, या करेक्टेड काउंट रेट्स कहते हैं इसको, जो ये निकाल रहा है अपने अंदर से। वो एक्टिविटी है 700 माइनस 60 करो, 640 काउंट्स पर मिनट। अब इसको रिड्यूस करोगे तुम, तो 640 से कहां तक आना है तुम्हें? 8 मिनट की हाफ लाइफ है जी। तो 160 उसका नहीं सर 160 में 60 भी ऐड करना है, 220 बनेगा। क्या कह रहे हो? सर 160 तक आ जाएगा, फिर उसमें 60 ऐड करेंगे, 220 आंसर बनेगा। अभी आते हैं, बिल्कुल सही। पहले कितना है? 640 काउंट्स है, ठीक है। 8 मिनट के बाद कहाँ आ जाएगा? ये उसका आता है 320 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर 8 मिनट के बाद कितना आ जाएगा? 160 पे। 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी, ठीक है। इस तरह से पता कर सकते हैं, और एन की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। अब 160 आ गया। अब 160 अक्सर बच्चे यहाँ टिक मार देंगे, गलत है, नहीं करें। अब 160 तो वो है जो उसके अंदर से निकल रही है, अभी भी 16 मिनट के बाद भी गलत ही मेजर कर रहा होगा, गलत से मुराद यानी बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ। तो आप 160 में बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई? 220 काउंट्स पर मिनट। 30 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो मेजर कर रहा होगा। अब आगे आते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन एंड एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन, इट देन डिकेज इनटू एन आइसोटोप ऑफ CN emit X, ठीक है, कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर कार्बन उसके साथ एक पार्टिकल निकालेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जनाब ये पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है? तो ये पार्टिकल भाई प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन रिसीव निकालेगा, कैसे पता? क्योंकि भाई यहाँ प्रोटॉन नंबर 6 है, ये 7 है, so इट मस्ट बी अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पे बैलेंस होगा। बीटा नहीं होगा पॉजिटिव वाला? नहीं, चेक करें कौन सा बीटा पॉजिटिव हो सकता है,
हो सकता है, लेकिन वो इमिट नहीं करता पॉजिट्रॉन इमिशन। ये पॉजिट्रॉन इमिशन वाला जो है वो नहीं है, पॉजिट्रॉन इमिशन वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। एक और मसला आता है इसमें लेप्टॉन नंबर बैलेंस का। अगर तुमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम यहाँ बीटा लिख देते हो तो ये हाइड्रॉन होते हैं, ये लेप्टॉन्स होते हैं, ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लाजमी यहाँ पे प्रोटॉन रखना पड़ेगा, ताकि प्रोटॉन भी एक लेप्टॉन है, प्रोटॉन भी एक हाइड्रॉन है, और न्यूट्रॉन भी एक हाइड्रॉन है। हाइड्रॉन हाइड्रॉन बैलेंस होंगे। ये नंबर्स होते हैं, लेप्टॉन नंबर, हाइड्रॉन नंबर, और इसके अलावा चार्ज नंबर, मोमेंटम, ये 4-5 चीजें बैलेंस होनी चाहिए दोनों तरफ, तब इक्वेशन बनती है। ऐसे मुंह उठा के नहीं बनती, समझ रहे हो? ए लेवल से डर लग रहा है। तो मेरा बेटा, तुम डिटेल में जा रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता। मैं कब नेक्स्ट है 39, तो क्या करे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, इसका फॉर्मूला होता है G = GM/r²। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। ठीक है, वैसे यहाँ से बनता नहीं है, वो यहाँ से बनता है, इन्होंने, चलो खैर। Which should describe the effect that this has on the mass and weight of the object as it moves away from the earth surface। मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मास जो अनचेंज रहेगा, वेट जो है वो डिक्रीज होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, खत्म। लेट्स टॉक अबाउट डी 40 में ये उन्होंने आपको हबल्स का फॉर्म दिया हुआ है, हबल्स का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें स्पीड वर्सेस रिसेशन स्पीड है, दूर हटने की स्पीड है, वर्सेस डिस्टेंस है। यूजिंग द बेस्ट स्ट्रेट लाइन shown on the graph, what is the value of Hubble constant? हबल कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। एक पॉइंट आप ये वाला उठा लें, एक पॉइंट आप ये 0 वाला उठा लें। सो अब आप राइज अपॉन ग्रेडियंट इसका निकाल लें। आपको पता है v इज इक्वल टू h0 d, ठीक है। सो v अपॉन d करें तो ये आपको h0 की वैल्यू देगा, यानी ग्रेडियंट आपको h0 देगा इस ग्राफ का, ठीक है। सो ग्रेडियंट में मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये वाले पॉइंट में आप राइज कर लें, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। तो रन में, राइज में क्या है, राइज में आपका है 20 जरक। सो 20 के आगे 1 2 3 1। अभी नीचे क्या है, 1.0 इंटू 10⁻25, ठीक है, मीटर। अब जरा सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है इसकी वैल्यू, 2 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7। 25 में से 7 दिया, कितना बचेगा, 18। 2 इंटू 10⁻, मेरे ख्याल में 18, और ये बनेगा 18 बनेगा, 18 सेकंड इनवर्स बनेगा। ऊपर मीटर पर सेकंड है जी जनाब, सेकंड इनवर्स बनेगा। ये आपका हबल कांस्टेंट। सो नियरेस्ट टू 2.0 ही बन रहा है, मुझे तो ए ऑप्शन लग रहा है, नियरेस्ट 2.0 बन रहा है। सही है भाई, सेट है।